हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूपी पीसीएस एसएएस सीरीज़ में। आई होप सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होंगी और आपने लास्ट के 7 लेक्चर्स जो है हमारे देख लिए होंगे। आपने लास्ट 7 लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वाले लेक्चर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए, है ना? क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है ऐसे का, क्या वर्ड लिमिट होती है, पीवाईक्यूज़ किस तरीके से आते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से आप अपने ऐसे को चुन सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन से 3 ऐसे आते हैं, उसमें से आपको एक ही करना होता है ना? और हर सेक्शन से आपको एक करना है, तो आपको चॉइस आनी चाहिए कि किस तरीके से आप ऐसे को चूज़ करेंगे। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से होगी, 10 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस क्या होंगे, कंक्लूजन्स क्या होंगे, है ना? फिर थर्ड एंड द फोर्थ डे में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे की जो जान है, ऐसे की जो मेन पार्ट है, वो है ऐसे की बॉडी, है ना? अब बॉडी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्या कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, है ना? एक पैरा से दूसरे पैरा तक स्मूथली फ्लो करने के लिए आपके कनेक्टर्स क्या होंगे, वो भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? और जब हमने लास्ट लेक्चर्स में 5th, 6th और 7th के हाफ लेक्चर में हमने डिस्कस की थी इम्पोर्टेंट थीम्स, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके यूपीपीसीएस ऐसे के लिए। उस थीम में हमने डिस्कस किया था जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्फीयर से कोई थीम है, कोई टॉपिक है जो आपके एग्जाम में अपीयर कर सकता है, इस बार वो हमने डिस्कस किया। अगर एनवायरनमेंट से कुछ कोई टॉपिक आ सकता है तो वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप एक बार अगर जब देखेंगे ना 5th, 6th और 7th का हाफ लेक्चर, तो आपको समझ आएगा कि कितने डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। तो आप उसको जरूर देखें एक बार, उससे आपका एनरिचमेंट होगा और वो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, है ना? अगर आपने वो देख लिया तो आपको जीएस में भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, बाकी ऐसे तो आपका सॉलिड हो ही जाएगा। So, in continuation with the last lecture, we will brainstorm our PYQs, few of the PYQs। कुछ जो PYQs बच गए हैं उनको हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे आज फिर से, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे के जो सीक्रेट्स, कुछ जो डूज है और कुछ जो डोंट्स हैं वो देखेंगे हम आज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर PYQ से ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी, ह्यूमन वैल्यूज एंड लिटरेचर, if this is your topic, then how will you attempt this? How will you attempt this paper? Attempt in your paper। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, है ना? फिर आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको लिटरेचर पता होना चाहिए। अब लिटरेचर और ह्यूमन वैल्यूज़ का इंटरलिंकेजेस पता होना चाहिए, है ना? किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज़ लिटरेचर को बनाती हैं और लिटरेचर्स ह्यूमन वैल्यूज़ को बनाती हैं। ये दोनों लिंकेजेस आपको पता होनी चाहिए। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सॉरी, तो मैं क्या लिखूँगा ह्यूमन वैल्यूज़ में? ह्यूमन वैल्यूज़ में मैं सबसे पहले, अगर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं इकोनॉमिक वैल्यूज़ जानता हूँ। इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें, तो ये सब इकोनॉमिक वैल्यूज़ है ना? फिर आपकी एनवायरमेंटल वैल्यूज़ हैं कुछ, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्टूवर्डशिप, ये सब एनवायरमेंटल वैल्यूज़ हैं। फिर आपकी सोशल वैल्यूज़ होंगी कुछ, सोशल वैल्यूज़ होंगी। वो सोशल वैल्यूज़ क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज़ आर द सोशल वैल्यूज़, है ना? कि आप रिस्पेक्ट करेंगे डिग्निटी ऑफ द वुमेन को, ये आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं। फिर आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ हमने डिस्कस कर ली, एनवायरमेंटल वैल्यूज़ डिस्कस कर ली और आपकी सोशल वैल्यूज़ डिस्कस कर ली। कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी होंगी। पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं? रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे आप, डेमोक्रेसी होगी, सेक्युलरिज़्म होगा, लिबर्टी होगी, ये आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से आप ह्यूमन वैल्यूज़ को तोड़ते जाएँगे और आपकी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएँगी। फिर लिटरेचर और ह्यूमन वैल्यूज़ का क्या लिंक है? व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन लिटरेचर एंड द ह्यूमन वैल्यूज़? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इकोनॉमिक वैल्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्या मैं अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकता हूँ? अमर्त्य सेन ने जो कॉन्सेप्ट लिखा हा, वो भी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन की बुक में कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की गई है। तो वो किस तरीके से वैल्यूज़ को शेप करता है।
जो हमारी एंशिएंट लिटरेचर्स हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमिक वैल्यूज़ को प्रमोट करती हैं, वो किस तरीके से बैलेंस प्रोवाइड करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। गांधीयन थॉट्स क्या हैं इस पर? गांधी जी के क्या थॉट्स हैं? ट्रस्टीशिप अप्रोच क्या है? ये भी तो गांधीयन अप्रोच है, गांधीयन लिटरेचर में ही तो मेंशन्ड है ये सब। तो इस तरीके से आपको लिंक बनाने हैं कि किस तरीके से जो है लिटरेचर इम्पोर्टेंट है ह्यूमन वैल्यूज़ को शेप करने के लिए। अब इसका जस्ट अपोज़िट भी हम लिख सकते हैं, है ना? पहले हम बताएँगे, पहले इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज़, व्हाट आर लिटरेचर्स, है ना? फिर सेकंड जब बॉडी में एक पार्ट हमारा बॉडी का रहेगा कि हाउ ह्यूमन वैल्यूज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिटरेचर। पहला पार्ट ये रहेगा। दूसरा पार्ट हमारा रहेगा कि हाउ लिटरेचर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन वैल्यूज़। वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सोसाइटी में वैल्यूज़ चल रही होंगी, उसके बेसिस पे ही लिटरेचर लिखी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेमचंद की जितनी भी लिटरेचर है, वो सोसाइटी से ड्रिवन है। उसमें एथिक्स जो भी है, सोसाइटी की जो आपकी रियलिटीज़ हैं, सोशल रियलिटीज़, वो जो है आपकी लिटरेचर पर बेस्ड नहीं है, वो सोसाइटी पर बेस्ड है। वो हाइपोथेटिकल नहीं है ना? हाइपोथेटिकल नहीं है। तो किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज़ आपकी लिटरेचर को शेप करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 2 एपिक्स रामायण एंड महाभारत, इन्होंने किस तरीके से शेप किया है? ह्यूमन वैल्यूज़ किस तरीके से शेप करती हैं लिटरेचर को? ये आपको एग्ज़ाम्पल्स भी पता हो और आपको लिंकेजेस भी पता हो, इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो। सॉरी। फिर एंड में कंक्लूज़न क्या लिखेंगे आप? कंक्लूज़न में आप लिखेंगे इसमें सिंथेसिस। सिंथेसिस में लिखेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिटरेचर एंड literature itself is influenced by the human values. It will be your synthesis and you will conclude on a high note कि जब तक लिटरेचर्स हैं समाज में, तब तक ह्यूमन वैल्यूज़ रहेंगी और जब तक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, तब तक लिटरेचर्स आती रहेंगी। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इस तरीके से आप इसको जो है ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो इस ऐसे को। अब हम नेक्स्ट ऐसे देख लेते हैं एक बार। वन सेकंड। यस, लेट्स सी। सॉरी। नेक्स्ट है आपका इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया ए मिथ। भारत में न्यू विमेन की कल्पना एक मिथक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको पता हो कि न्यू विमेन होती कौन सी हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड विमेन कौन सी हैं, तभी तो आप न्यू विमेन निकालोगे। अब ओल्ड विमेन में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको पता होगा, इसको अपन डायमेंशंस में तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकली किस तरीके से डिप्राइव्ड थी महिलाएं, उनके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आप कमेंट सेक्शन में आप या फिर अपने चैट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्ट में जो है कि विमेन को वोटिंग राइट मिले थे इंडिया में। क्या वो 1919 था? क्या वो 1935 था? आप ये बताएंगे मुझे। कैसे पॉलिटिकली डिप्राइव्ड थी ओल्ड विमेन? अब इसी में जब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा तो मैं न्यू विमेन में क्या लिखूंगा कि अब पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, बट अभी उनको 33rd% जो रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लिखना है मुझे कि हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेशन और नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ women और देयर वाज नो वोटिंग राइट फॉर द women टू 33rd% reservation of the women in the parliament and the state legislative assembly. So this is new women and this is the old women. But why this is a myth? ये न्यू women myth क्यों है? सबसे पहले मैं बताऊंगा ओल्ड women, फिर मैं बताऊंगा न्यू women, फिर मैं बताऊंगा कि myth क्यों है। What is the myth? myth है पंचपति।
आज भी डिस्पाइट ऑफ गेटिंग द रिजर्वेशन एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, द women does not represent themselves, their husbands represent themselves in place of the women. So that's why it is a myth. That is the problem. Then in the end we will talk about the way forward. Sorry. सो दिस इज, आर यू गेटिंग मी? मतलब अब समझ आ रहा है ना आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन है कि इमेजिनेशन ऑफ अ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, तो सबसे पहले अपन को पता हो कि ओल्ड वुमेन क्या है, तब हम पता लगाएंगे कि न्यू वुमेन क्या है, न्यू वुमेन क्या है ना, उसकी इमेजिनेशन करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें मिथ क्या है, व्हाट इज द मिथ, देन वी विल टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड इन द एंड, सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस की बात करेंगे एंड में। इसी तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर की भी बात कर लेते हैं एक बार। इसको मैं इमेज 1 सेकंड यहाँ डिस्कस करते हैं। अब इकोनॉमिकली जब आपका ओल्ड वीमेन थी, वो लार्जली 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, उनकी इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन थी बहुत लिमिटेड थी। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, है ना? एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन थी थोड़ी बहुत, है ना? और कॉटेज इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन थी उनकी। बट न्यू वुमेन आफ्टर independence, they got opportunity to work in all the fields. ठीक है, बट मिथ क्या है? इसमें मिथ क्या है? मिथ है इश्यूज। इश्यूज क्या हैं? दे फेस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। दिस इज द मिथ। Because of this issue, they are not able to contribute completely to their work. They are facing the issue of glass ceiling. That's why it is the myth. That's why the new women in India is a myth. हम सोच रहे हैं या फिर जो न्यू वुमेन हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, है ना? वर्क करती हैं और अपनी इनकम जनरेट कर रही हैं और इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पर न्यू वुमेन का मिथ क्या है? पर उनको किस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है? क्या उनको रोक रहा है? व्हाट इज हिंडरिंग देयर ग्रोथ? तो इट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ग्लास सीलिंग, इक्वल वेजेस नहीं है, इक्वल वेजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड में भी ये समस्या है। बॉलीवुड में वो तो इतने एडवांस हैं, वहां भी ये प्रॉब्लम है। दैट्स वाई द इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, किस तरीके से आपको डेसिफर करना है, किस तरीके से आपको इसको जो है लेकर जाना है, इस टॉपिक को किस तरीके से आपको अनफोल्ड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। सो यू नीड टू नो द यूथ पार्टिसिपेशन, you need to know what is the nation building and how it is going to impact. This question is fairly simple, है ना? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डेसिफर करने के लिए भी, कि नेशन बिल्डिंग क्या होती है, नेशन बिल्डिंग किस तरीके से काम करती है, मतलब पॉलिटिकली कैसे हम जो है डेमोक्रेसी को मेच्योर कर रहे हैं, फेडरलिज्म को मेच्योर कर रहे हैं, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कैसे मेच्योर कर रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। ये है आपका नेशन बिल्डिंग। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो विजन है हमारा, जो हमारा विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, या 2047 तक नंबर वन इकोनॉमी बनने का, ये नेशन बिल्डिंग में कैसे यूथ पार्टिसिपेशन हेल्प कर रहा है। सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। व्हाट आर द पिलर्स? व्हाट आर द इकोनॉमिक पिलर्स? व्हाट आर द सोशल पिलर्स? व्हाट आर द पॉलिटिकल पिलर्स? है ना? इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे
कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसके बाद यू विल आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द यूथ पार्टिसिपेशन। हाउ इन इकोनॉमी यूथ पार्टिसिपेशन हैज प्रोमोटेड नेशन बिल्डिंग, और व्हाट इज द इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अब यूथ की जो पावर है आज इंडिया में, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया हुआ है। द वर्ल्ड वांट्स टू come to in India, comes to in India to invest and to sell their product. Why? Because we have a huge population of youth which is which is empowered enough, or which is skilled enough, which has the purchasing power or the capacity to buy those products. That's why it is important. That's why there is lot of FDIs in India. So this is the impact. Swachh Bharat Abhiyan was riding on the participation of youth. यूथ के पार्टिसिपेशन पे ही डिपेंडेंट था स्वच्छ भारत अभियान। इस तरीके से आपको इम्पैक्ट बताना है। फिर आप इसमें लिमिटेशन भी बता सकते हो कि लिमिटेशंस क्या हैं, यूथ की लिमिटेशंस क्या हैं, फिर उनका वे फॉरवर्ड। फिर आपका आंसर जो है ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिमिटेशंस हैं आपकी? स्किल्स नहीं है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन है, सोसाइटी में कास्ट का डिवीजन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। उस लिमिटेशन को वे फॉरवर्ड कर दो, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, और आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको टॉपिक्स को डेसिफर करना है और उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इट इज अ फेयरली इजी टास्क नाउ। अब बहुत इजी लग रहा होगा आपको कि किस तरीके से जो है हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो इंट्रोडक्शन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इंडिया में एआई समिट हो रही है, तो उसके बारे में बता दो कि एआई समिट हो रही है, क्यों कर रहे हैं हम समिट, व्हाई इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ एआई। इंडिया क्यों एआई के सेंटर में है? क्योंकि इंडिया शुरुआत से ही सॉफ्टवेयर का हब रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट्स मच ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द वर्ल्ड, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। फिर पॉसिबिलिटीज क्या हैं, फिर चैलेंजेस क्या हैं। What are the economic possibilities? What are the defense possibilities? What are the environmental possibilities? What are the science and technological possibilities? What are the challenges? Challenges at the individual level, challenges at the societal level, challenges at the national level, and challenges at the global level. Then we will provide the way forward. इंडिविजुअल लेवल पे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर पता है तो भी काम सॉर्टेड है। ये फेयरली आपका जो टॉपिक है थोड़ा नैरो टॉपिक है। अब इसमें आपको मशीन लर्निंग पता हो, है ना? अब आपको डीप लर्निंग भी पता हो इसमें, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको, एलएलएम पता होना चाहिए आपको, है ना? तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपका एनरिच्ड लगेगा, ऐसे आपका एनरिच्ड लगेगा। हमने ये काफ़ी डिस्कस किया है डिटेल में। जब आप थीम्स वाले लेक्चर देखोगे तो उसमें हमने बहुत सारे थीम्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पीवाईक्यूज़ को डेसिफर करोगे, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज उन लोगों ने एआई पूछ लिया और कल वो पता नहीं कुछ अलग ही पूछ लेंगे। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज ओनली, है ना? थोड़ी बहुत थीम्स का डिफरेंस हो सकता है, पर वो उसी बेसिस पे आएगा। फिर स्टार्टअप द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें, कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ लिखें। इसमें एक एनेक्डोट बना दो। कैसे एनेक्डोट बनाओगे कि स्टार्टअप्स ने किस तरीके से फार्मर्स की जिंदगी चेंज कर दी। अगर आपको कोई एग्जांपल स्पेसिफिक पता है
तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। एक शार्क टैंक इंडिया शो पर एक जुगाड़ू कमलेश नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने अपनी एक जो है पिच रेडी की थी और उसने अपना एक प्रोडक्ट बताया था। आप उससे स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे स्टार्टअप ने किसानों के लिए और ज़मीन से उठाकर जो है किसानों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और उनको जो है ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है। या फिर आप ये भी कोट कर सकते हो कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट। इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स बनाए जा रहे हैं आज। इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फेयरली इजी क्वेश्चन। आपने जीएस 3 में जो भी ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स में पढ़ा है आप उसको सिंपली यहाँ अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर जो है ऐसे रेडी हो जाएगा। क्या टेक इनोवेशन करी है? अब इसको क्या है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में सोचो। बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है? बैकवर्ड लिंकेजेस है हमारी सीड्स, सॉइल के लिए फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स वगैरह भी चाहिए। इस तरीके से आपको सोचना है। पेस्टिसाइड्स और फिर फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या आएगा? हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग उसके लिए हार्वेस्टर चाहिए, स्टोरेज करेंगे हम लोग कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मार्केट रिफॉर्म्स करने हैं, ई नैम किया है हमने। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जांपल अगर सीड्स की बात करें तो आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली एडिटेड सीड्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो केरल कोस्ट पर सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी होती है राइस की, उसको हमने जो है जेनेटिकली एडिट करके ऑल इंडिया में उसको सप्लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज the sea level is rising due to global warming. That's why we need the salt tolerant variety of the rice. The technological innovation is promoting sustainable development in agriculture. फर्टिलाइजर्स में भी नैनो यूरिया जो है आपका वो इसी का एग्जाम्पल है। कैसे कि हम ओवर यूज करते थे फर्टिलाइजर्स का, ओवर यूज करते थे फर्टिलाइजर्स का, यूरिया का। तो हमने क्या किया? टेक इनोवेशन कर दिया कि अब नैनो यूरिया यूज़ करेंगे हम लोग, जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है कंट्रोल किया जा सके, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सके और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। इससे होगा क्या? आपका यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, एल्गल ब्लूम नहीं होगा, सॉइल सैलिनाइजेशन नहीं होगा, फार्मर्स की इनकम पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनको कम डालना पड़ेगा फर्टिलाइजर। इस तरीके से आपके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस आपको लगानी है एग्रीकल्चर में। बाकी टॉपिक्स तो हमने डिस्कस किए ही थे। मेनी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। मुझे लगता है ये भी हमने डिस्कस किया है, कॉटेज भी डिस्कस किया है, श्रीलंका वाला भी डिस्कस किया है, अन्नदाता आय संरक्षण भी डिस्कस किया हम लोगों ने, G20 भी हमने डिस्कस किया, ओल्ड एज पीपल की भी प्रॉब्लम डिस्कस की और लिटरेचर भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी के भी सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक टॉपिक ले लेते हैं एनवायरमेंट का, फिर इसको वाइंड अप करते हैं पीवाईक्यू के डिस्कशन को। Blind industrialization is a source of environmental pollution. How? Blind industrialization का मतलब क्या है? What is blind in industrialization? कैसे? देखो, industrialization is important. It is the backbone of any country.
क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो जॉब्स नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी फिर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी और फिर सोशल अनरेस्ट होगा। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। जिस कंट्री ने भी ग्रोथ की है, चाहे वो चाइना है या फिर यूके है या फिर यूएस है, उनकी ग्रोथ का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। दे their growth was riding on the industrialization, the growth and development of industries. But were they doing the blind industrialization? No, they were not. They were doing the sustainable industrialization. अगर मैं ब्लाइंडली इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहा हूं और उनकी वेस्ट को रिवर्स में डंप कर रहा हूं तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. And if I'm putting industries in the densest forest areas and cutting the trees for industries, then that is a problem. That is blind industrialization. That is the problem. Industrialization itself is not a problem, but the blind industrialization is a problem. रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो कि एयर पोल्यूशन के लिए कैसे है, वाटर पोल्यूशन के लिए कैसे है, सॉइल पोल्यूशन के लिए कैसे प्रॉब्लम है, इस तरीके से. न्यूक्लियर पोल्यूशन भी तो पोल्यूशन ही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. जो फुकुशिमा का ब्लास्ट हुआ था, जो न्यूक्लियर फेलियर हुआ था, उससे एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन हुआ? इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने हैं डिफरेंट डायमेंशंस, देन यू हैव टू कोट देम. सो वी हैव डिस्कस्ड good number of TYQs in the last lecture as well as in the today's lecture. So we have got a fair idea that how we should attempt our essay, and now we will see what are some of the secrets. सब important secrets क्या क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला सीक्रेट जो हमने अपने ऐसे में भी डिस्कस भी किया, जितने हमने ऐसे डिस्कस किए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड बियॉन्ड द वर्ड्स. है ना? अब जैसे किसी भी ऐसे में वे फॉरवर्ड तो लिखा ही नहीं है, सॉल्यूशन तो उनके क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है. ओल्ड वीमेन वाला क्वेश्चन जो था, उसमें ओल्ड वीमेन तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने न्यू वीमेन पूछा और उसका मिथ पूछा. तो हमने सॉल्यूशंस जो हैं और उनकी जो ओल्ड वीमेन वाले इश्यूज हैं उसको तो हमने लिंक किया ना, उसको तो हमने डेसिफर किया. उसकी डिमांड को हम बियॉन्ड ले गए, अंडरस्टैंडिंग दी वर्ड्स. जो लिखा है उसके बियॉन्ड जाना है थोड़ा सा. यू नीड टू ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू कीवर्ड्स, डायरेक्टिव्स एंड द कोर थीम. अगर आपको पता है कि एक टॉपिक आपका लिटरेचर से है तो कोर थीम आपकी लिटरेचर हो गई. दूसरा टॉपिक आपको विमेन से दिख रहा है तो विमेन आपकी कोर थीम हो गई. The second most important thing is brainstorming, because if you start your essay just by reading the topic and on the basis of your introduction, that you know the introduction, then you are doomed. क्यों डूम्ड हो? क्योंकि पैराग्राफ्स प्लान कैसे करोगे? 7 पेजेस लिखने हैं, उसको प्लान कैसे करोगे? 7 पेजेस को किस तरीके से प्लान करोगे? इंट्रोडक्शन में कहाँ तक इंट्रोडक्शन लिखोगे? उसके बाद जो है आप बॉडी स्टार्ट करोगे, तो क्या थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे? कैसे लिखोगे? उसकी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो उसकी प्लानिंग होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जो आप 5 से 7 मिनट दोगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। इसको आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि आपको ऐसे के टॉपिक को चुनने के बाद 5 मिनट कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग को देने हैं। 5 मिनट कम से कम, है ना? बता रहा हूँ मैं आपको। इससे आप ये मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ये। ये आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइज़ेशन है। अगर आपने ये 5 मिनट का टाइम यहाँ नहीं दिया, फिर ज़रूर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि फिर फ्लो नहीं आएगा, लॉजिकल कोहेरेंस नहीं आएगी, कंटेंट नहीं आएगा, इंटेंट नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन शुड सेट द टोन, नॉट रिपीट द टॉपिक. कुछ बच्चे क्या है ना कि पैराफ्रेजिंग कर देते हैं और उसको टॉपिक को उठाकर इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग करके लिख देते हैं. Because introduction is such a thing that you will never get a second chance to make the first impression. So try to make your first impression the best impression. So that's why introductions are important. They are crucial. मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करनी है. अगर टॉपिक में भले ही टॉपिक विमेन से रिलेटेड है, पर मैं उसमें मल्टीपल डायमेंशंस में डिस्कस करूंगा. मल्टीपल डायमेंशंस क्यों डिस्कस करने इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट शोज योर मेच्योरिटी, इट शोज योर इंटेलेक्चुअल डेप्थ. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड इट इज हाईली रिवॉर्डेड इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो.
बैलेंस इज़ मैंडेटरी, बैलेंस बहुत मैंडेटरी है ऐसे में। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, ना कि एक एक्टिविस्ट बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड आपका इंडस्ट्रियल ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है, आप अगर इसमें एक्टिविस्ट बन गए और आपने कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दे दिए जो कि एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आ रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, उसकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहे हैं, है ना? उसकी आइडियोलॉजी जो है वो अलग है। उसकी आइडियोलॉजी जो है प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन से लिंक्ड है और आप कुछ ऐसे कैपिटलिस्ट की बुराई कर रहे हो ऐसे में, जो उसकी आइडियोलॉजी से लिंक नहीं हो पा रहा है। तो आपके नंबर जो है वो काट लेंगे और आप उनका कुछ कर भी नहीं पाओगे। So that's why it is important that you remain administrator and you identify the problem, you solve the problem. You do not become the activist. एक्टिविस्ट का काम क्या है? एक्टिविस्ट का काम होता है कि नेम कॉलिंग करना, है ना? नाम लेना कि ये क्या हो रहा है, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? कॉज़ पता करना, रूट कॉज़ तक जाना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। So balance is mandatory because you do not know the mindset of the examiner. And the next important thing is the use of data, facts, and reports. Examples. अप्रोच क्या फॉलो करनी है? डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल। DAE अप्रोच फॉलो करनी है हर पैराग्राफ में। एक पैराग्राफ में ये अप्रोच, सेकंड में फिर से सेम अप्रोच। एग्जाम्पल बदल जाएगा, आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा, डायमेंशन बदल जाएगा, पर जो है पैराग्राफ इसी तरीके से फ्रेम होगा। एग्जाम्पल इज नॉट द सब्सटेंस ऑफ एनी ऐसे, इट इज जस्ट द चेरी ऑन द केक। what is important is argument, how you are arguing in your essay। जो आपने कॉजेज लिखे, जो आपने कॉन्सिक्वेंसेज लिखे, जो आपने वे फॉरवर्ड लिखे, जिसमें जो आर्ग्यूमेंट लिखे आपने, वो इम्पोर्टेंट हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो तो चेरी ऑन द केक हैं, वो तो अगर हैं तो और अच्छा है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, पर आर्ग्यूमेंट और डायमेंशंस मिसिंग नहीं होने चाहिए आपके ऐसे से। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स लिखते हैं ऐसे में, उनके मार्क्स जो है कट हो जाते हैं। ये बेसिक चीज है। एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बेसिस पे आपका ऐसे नहीं जज होगा, आपका ऐसे जज होगा बॉडी की बेसिस पे, बॉडी में डायमेंशंस की बेसिस पर, बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पर, बॉडी में, तब तीसरा आपका फैक्टर आएगा एग्जाम्पल्स। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। डेटा आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे, फैक्ट्स आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे, रिपोर्ट्स आपकी एग्जाम्पल्स बन जाएंगी। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट, उसको आप किसी भी सोशल डायमेंशन में कोट कर सकते हो। अगर विमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली कोट कर सकते हो। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट मैं कहाँ कोट कर रहा हूँ। आईपीसीसी 6th सिंथेसिस रिपोर्ट को मैं आंख बंद करके इन्वायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चन में कोट कर सकता हूँ। एडीआर की रिपोर्ट्स को मैं पॉलिटिकल स्पेयर के ऐसे में कोट कर सकता हूँ। दैट आई शुड नो। आई शुड अवॉइड द ओवरडूइंग ऑफ एग्जांपल्स एंड डेटा एंड फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स। My essay should look different from others in the way that I have an argumentative essay. I am presenting the arguments to the examiner, not just the examples. That's why it is important. You need to keep the paragraphs flowing logically. हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, जब हम बॉडी डिस्कस कर रहे थे, कि फ्लो क्यों नेसेसरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि इमेजिनेशन ऑफ अ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं पहले मिथ बताऊंगा, फिर मैं ओल्ड वुमेन बताऊंगा, फिर मैं न्यू वुमेन बताऊंगा, या फिर पहले मैं सबसे पहले मैंने बताया मिथ, ये मैंने मिथ बता दिया, फिर मैंने बता दिया इसमें न्यू वुमेन, फिर मैंने बता दिया ओल्ड वुमेन, और सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन ही बता दिए, बीच में सॉल्यूशन बता दिए। तो इसमें लॉजिकल कोहेरेंस नहीं दिख रहा है। एक पैराग्राफ में लॉजिकल फ्लो रहे, कनेक्टर्स यूज़ करिए आप, इतने डिफरेंट कनेक्टर्स बताए हैं आपको, वो कनेक्टर्स का यूज़ करिए। यू नीड टू थिंक देन यू नीड टू राइट।
यू नीड टू प्लान योर एवरी पेज। हर पेज पे प्लानिंग होगी, मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए ऐसे को लिखने के लिए। सोचना है तब लिखना है, प्लान करने हैं, पैराग्राफ्स प्लान करने हैं। क्योंकि अगर पैराग्राफ्स प्लान्ड नहीं होंगे तो आपके पैराग्राफ्स हैफेज़ार्डली स्टार्ट होंगे और हैफेज़ार्डली कहीं भी खत्म हो जाएँगे। एंड द एस्ट जो आपका 8th इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि कंक्लूज़न जो है विज़नरी होना चाहिए। एंड द सेकंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ऐसे एक आपको डायमेंशन देता है, ऐसे आपको एक फ्रीडम देता है, एक लिबर्टी देता है कि आप अपने ऐसे को किसी भी तरीके से फ्री फ्लो में चला सकते हो। अगर आपको कोई भी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा है और आपको कोई सॉन्ग याद है, कोई पोएम याद है, कोई कोट याद है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। है ना? वो आप उससे स्टार्ट करके भी आप अपने ऐसे को बिल्ड कर सकते हो। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि एक जो एजुकेटेड जो मैच्योर बच्चा होता है, वो किस तरीके से सॉन्ग से कनेक्ट करता है, क्योंकि इससे क्या है ना, कनेक्शन बहुत शानदार होता है। क्योंकि आपने अगर बजट कभी सुना हो, बजट की स्पीच अगर आपने पार्लियामेंट की सुनी होगी, तो जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ पोएम्स यूज़ करेंगे, कुछ पोएट्रीज़ यूज़ करेंगे, कुछ स्टोरीज़ यूज़ करेंगे, कुछ श्लोक्स का यूज़ करेंगे। है ना? श्लोक का भी यूज़ कर सकते हो आप। यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू कैन यूज़ श्लोक्स, है ना? भगवद गीता से कुछ श्लोक उठा लिए, उनको यूज़ किया आपने। कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स उठा ली, जैसे रश्मि रथी से कुछ लाइन्स उठा ली। कुछ सॉन्ग्स जो आपको लगते हो कि मोटिवेटिंग सॉन्ग्स हैं या फिर जो डिमांड को हिट कर सकते हैं, वो सॉन्ग्स आपने उठा लिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अधेयरिंग टू वर्ड लिमिट। एक डाउट भी आया था बच्चे का कि सर ऐसे जो अगर मेरे को 7 पेजेस आए हैं तो मैं 7 के 7 पेजेस मुझे फिल करना इंपॉर्टेंट है, उससे साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर की अगर मैं 6 पेजेस लेकर आऊँ। इसीलिए मैंने बोला कि प्लानिंग करोगे, अगर आपने अपना ऐसे प्लान किया हुआ है तो आप वर्ड लिमिट को अधेयर करोगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग का फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, तो आप इस तरीके से प्लानिंग करिए कि थोड़ा-सा उसको या तो बढ़ाइए या फिर आप 6 पेजेज़ लिख सकते हो। अगर आप 1 पेज में 120 वर्ड लिख रहे हो, तो आप 6 पेजेज़ लिखिए। अगर आप प्लान ऐसा करिए कि 100 वर्ड लिखो आप 1 पेज में, जिससे आपके 700 वर्ड्स 7 पेजेज़ में हो जाएँ। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, 720 हो सकते हैं, 680 हो सकते हैं, 800, साढ़े 800 नहीं हो सकते, है ना? ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। यही चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी ऐसे में। अब आपके जो भी डाउट्स होंगे एक्स, वाई, ज़ेड, उसके लिए हमने 2 लेक्चर्स रखे हुए हैं। तो आप अपने डाउट्स लिख लीजिए और हम उनको डिस्कस कर लेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आपके एक्स, वाई, ज़ेड, इंट्रोडक्शन से क्या डाउट है आपका, बॉडी से क्या डाउट है, कंक्लूज़न से क्या डाउट है, टॉपिक कैसे लिखना है, सब हेडिंग कैसे बनानी है, किस तरीके से कंक्लूज़न हाई नोट पे एंड करना है, क्या कंक्लूज़न में भी पोएम यूज़ कर सकते हैं? क्या कंक्लूज़न में कोट ही यूज़ करना है? सॉन्ग्स भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो वो हम डाउट वाले सेशंस में देख लेंगे। 2 लेक्चर आपके लिए इसी के लिए रखे हुए हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, सबके डाउट्स एक-एक डाउट सबका क्लियर हो जाएगा। आप जो है अपनी बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई इश्यू ना आए, 120 नंबर का टारगेट जो हमने रखा है, उसमें आपका एक भी नंबर का इश्यू नहीं आने देंगे। एंड इस पीडीएफ में मैंने कुछ मतलब एक हमारे टॉपर हैं 2022 के, सीएससी के टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 68, उत्कर्ष उज्ज्वल सर। उन्होंने कंपाइलेशन बनाया है एक टॉपर्स की कॉपी का, है ना? जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं, उनका उन्होंने एक कंपाइलेशन बनाया है। तो वो मैं इसमें अटैच कर दूँगा। अगर आपको लगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने एसे में। आप इसको देख सकते हो, एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि किस तरीके से फ्लो बनाया है। टॉपर्स किस तरीके से फ्लो बनाते हैं, वो आप एक बार देख लेना। किस तरीके से टॉपर्स ने हेडिंग्स का यूज़ किया है। जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे का किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टोरीज़ का यूज़ करना है, एनेक्डोट्स का यूज़ करना है। ये यूज़ किया है 1991 जो कारगिल वॉर थी, 1999 जो कारगिल वॉर थी, उसका जीपीएस कैसे हमको डिनाई कर दिया गया था। इसी तरीके से आप जो है टॉपर्स के जो भी किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, स्टोरीज़ कैसे फ्रेम करी जाती हैं। जो हमारे ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ कैसे लड़ाई की थी।
कैसे? वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आप अच्छे से उसको यूज़ करिए अपने एसे में और मास्टरी करिए एसे पर और प्रैक्टिस करते रहिए। एसे का एक ही सीक्रेट है, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रैक्टिस। सो मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूँगा इसी लेक्चर की पीडीएफ के साथ, जिससे आप इसको देखें और इससे जो भी आप सीख सकते हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना? जो भी टॉपर्स की विज़डम है, उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने एसे में, जिससे हमारे मार्क्स जो है 120 प्लस आए। क्योंकि अगर हम टॉपर्स के माइंडसेट को, टॉपर्स की विज़डम को यूज़ करेंगे तो 100% हमारे मार्क्स 120 के आस-पास आ जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली और अभी तक आपने 8 लेक्चर्स देखे इतने ध्यान से, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी डाउट सेशन वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।